सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा, टॉपिक है कारक। कारक का एक क्लास मैं दे चुका हूं। आज कारक के भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। कारक के भेद उदाहरण के साथ। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कारक के 8 भेद होते हैं और संस्कृत के अकॉर्डिंग, संस्कृत परिभाषा के अकॉर्डिंग बताया था कि 6 भेद होते हैं। यहां पर कारक के भेद और उसकी परिभाषा का जिक्र करेंगे। तो कारक के 8 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद है कर्ता कारक। कर्ता कारक। अब कर्ता कारक में आप देखेंगे कि कर्ता का मतलब होता है करने वाला। करने वाला। अब क्या करने वाला? तो दूसरा शब्द दे दे, क्रिया करने वाला। क्रिया करने वाला। करने वाला ये कर्ता हो, और क्रिया करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात। क्रिया करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण मैं दे दूं कि राम जाता है, एक वाक्य है। अब यहां पर सवाल एक खड़ा होता है, कौन जाता है? कौन जाता है? कौन लगा के प्रश्न करते हैं। बहुत बड़ी पहचान है यहां पर, कौन जाता है। आंसर इसका आता है राम। और राम जो है यहां पर, राम क्या है? तो कर्ता कारक, यही काम कर रहा है। जाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। यानी क्रिया के साथ बिल्कुल संबंध यहां स्थापित किया जा रहा है। यानी संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करता हो, जो काम करता हो। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो काम करता हो, वो कर्ता कारक कहलाता है। आप परिभाषा लिख सकते हैं। हम तो यहां शाब्दिक विश्लेषण किया। हम इस परिभाषा में कहें कि संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का वह रूप जो कार्य करता हो, कर्ता कारक कहलाता है। अब देखिए यहां, यानी आप कह सकते हो कि काम करने वाला ही कर्ता कारक है, कार्य करने वाला ही कर्ता कारक है, क्रिया करने वाला ही कर्ता कारक है। बहुत सिंपल सी बात। परिभाषा दिमाग में आ गई और यहां स्पष्ट है। अगर मैं दूसरा उदाहरण दे दूं, राम ने मोहन को पुस्तक दिया। पुस्तक दिया। अब यहां पर राम ने मोहन को पुस्तक दिया। अब अगर यहां मैं देखूं कि यहां
पहचान करना हो कर्ता कारक की, तो यहां हमें आना पड़ेगा। यही कर्ता कारक, एक कर्ता कारक, इसके साथ चिन्ह भी लगा हुआ है। यहां कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, यहां पर राम जाता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं। लेकिन राम जाता है, यहां अगर कोई चिन्ह नहीं है तो आप समझिए कि राम के द्वारा ही वर्क किया जा रहा है। तो यहां अगर मैं कहूं कि राम ने जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तब तो ये वाक्य ही खराब हो जाएगा। कारण कि ने चिन्ह के प्रयोग के अलग अलग शर्त हैं। ने चिन्ह का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, इसका विश्लेषण मैं बाद में करूंगा। लेकिन ये यहां पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं, ने चिन्ह छिपा हुआ रहता है। चिन्ह है लेकिन छिपा हुआ है। तो यहां आपने देखा कि यही काम करने वाला है, इसलिए ये कर्ता कारक। अब चलिए दूसरा लेते हैं। कर्ता कारक की मैं बात करी आपसे, अब मैं कर्म कारक की बात करूंगा। कर्ता कारक के बाद दूसरा कारक है, दूसरा टाइप है इसका, कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक यानी क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो, जिस पर पड़े। अब क्रिया का फल जिस पर पड़े वो कर्म कारक कहलाता है। हमने यहां बताया कि क्रिया करने वाला, यहां क्रिया का फल जिस पर पड़े, यानी एग्जाम्पल आपको दिए थे, या मोहन ने सोहन को पुस्तक दिया। अब देखिए यहां पर जो अंडरलाइन हमने किया, सोहन को, यह है कर्म कारक। कर्म कारक यानी क्रिया का फल, इस देने का फल किस पर पड़ रहा है? सोहन पर। अब यहां दो चीजें हमने कहा कि भाई कर्म कारक, कर्ता कारक पहचानना है, कौन लगाकर सवाल करेंगे। और एक चीज और, एक शब्द और होता है, किसने, कौन और किसने, ये दो शब्द है। कौन लगाकर सवाल करेंगे तो कर्ता कारक रिजल्ट आएगा, और किसने लगाकर भी सवाल करेंगे तो कर्ता कारक ही आएगा। लेकिन अब यहां किसको और क्या, दो शब्द हैं। देखिए मैं उस पर बात करता हूं, आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। यहां लिखा कि मोहन ने, अगर इसको अंडरलाइन कर दे एग्जाम में तो आप क्या कहोगे? यहां है कर्ता कारक, कर्ता कारक, कारण कि मोहन ही काम करने वाला है, मोहन ही कार्य करने वाला है। और कार्य का फल, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सोहन। सोहन को मिल रहा है वो चीज, क्रिया का फल इस पर गिरा, इसलिए कर्म कारक। तो आपने देखा कि कर्म कारक यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो वो कर्म कारक।
यहां पर एग्जाम्पल में सोहन पर ही क्रिया का फल पड़ रहा है और मोहन ने कर्ता कारक। सोहन को और कर्म का को चिन्ह, हम चिन्ह भी बता चुके थे। कर्ता कारक का ने चिन्ह, इसका चिन्ह है ने और इसका चिन्ह है को चिन्ह, कर्म का को चिन्ह, यानी सोहन को। तीसरा कारक है करण कारक। तीसरा है करण कारक। अब करण कारक में क्या होता है? साधन के रूप में, क्रिया के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्रिया के साधन के रूप में उपयोग है। यानी क्रिया का कहीं ना कहीं आधार है, साधन है। क्रिया को अगर वो आधार नहीं हो तो क्रिया नहीं होगी। तो अगर क्रिया के साधन के रूप में या माध्यम कह सकते हैं, माध्यम, साधन या माध्यम, ये दोनों शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। माध्यम के रूप में अगर मैं कहूं कि वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, अगर ये एग्जाम्पल है तो एक कलम से यानी लिखने का काम अगर हो रहा है तो किससे हो रहा है? कलम से। एक कलम अगर साधन नहीं हो तो लिखने का काम नहीं होगा। इस साधन का यहां स्पष्टीकरण है। या कलम के द्वारा ही लिखा जाता है, कलम के माध्यम से ही लिखा जाता है। तो यहां कलम से जो है, ये अंडरलाइन हमने किया इसको, और ये है करण कारक। करण कारक। नेक्स्ट संप्रदान की चर्चा करते हैं। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में आप किसी को कुछ देते हैं, देने के अर्थ में, देने के अर्थ में, या दूसरा मैं कहूं किसी के लिए काम कर देते हैं आप, किसी के लिए काम करना, इस अर्थ में। अब इस अर्थ में अगर वाक्य लिखी गई हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, राजा गरीब को धन देता है। अगर ये उदाहरण है तो यहां पर गरीब को ये संप्रदान कारक है, कारण कि ये देने के अर्थ में हमने पहले ही लिखा है। संप्रदान कारक। अगर मैं यहां पर दूसरा एग्जांपल लूं, मैंने
अपने पिताजी के लिए दवा लाया। अगर मैं ये बात कहूं तो हमने पिताजी के लिए कुछ काम किया है भाई। यहां पर पिताजी के लिए कुछ काम किया है, यानी दूसरे के लिए, अगर किसी के लिए आप कुछ काम करते हो या किसी को कुछ देते हो तो इस टाइप के लिए आपको यहां पर किसको दिया, तो गरीब को। किसके लिए काम किया, पिताजी के लिए। अब यहां पर दोनों में संप्रदान करें, संप्रदान करें, और चिन्ह भी आपको संप्रदान को के लिए, को के लिए, इस तरह से चिन्ह भी आपको देखने को मिलेगा। और चिन्ह की चर्चा हम पहले कर चुके हैं और बार बार करते हैं कि इसी चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं इसका अगला भेद। पांचवा, अपादान कारक। इसमें क्या होता है कि अलगाव, अलगाव या पृथकता, यह दिखाई देता है। अलगाव की बात होती है या पृथकता की बात होती है। अब इस तरह का वाक्य में अगर अलगाव की बात दिखे, जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव या पृथकता का भाव दिखे, तो वहां क्या होगा, आपादान कारक। ये अलगाव क्या है, जैसे मैं उदाहरण दे दूं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं। अब देखा आपने कि पेड़ से पत्ते गिरते, अब ये अलग कौन हो रहा है, ये पत्ता अलग हो रहा है। बिल्कुल पेड़ से इसका संबंध हट रहा है, अलगाव की क्रिया है यहां पर, बिल्कुल अलगाव है, पेड़ से हट रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। मैं आपको ये बात बताया भी था, इसका चिन्ह क्या होता है, से चिन्ह, चिन्ह है से। और इस से चिन्ह में करण का भी से चिन्ह होता है, यहां आपादान का भी से चिन्ह। करण का से चिन्ह जो है वह क्या करता है, तो साधन के रूप में, क्रिया के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां अलगाव के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल पृथकता का भाव है यहां पर। तो दोनों के से चिन्ह में डिफरेंट है। आपको कभी कभी एग्जाम्पल के रूप में एक वाक्य दे दिया जाता है और अंडरलाइन कर दिया जाता है। आपको बताना होता है कि यहां पर कौन सा कारक है, कारक का टाइप आपको बताना है एग्जाम्पल देखने के बाद। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि जहां अलगाव का भाव दिखता हो और से चिन्ह लगा ही होता है, वहां आपादान कारक। गंगा, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है।
या आसमान से ओले गिरते हैं। इस तरह से अगर आप देखते हो एग्जाम्पल के रूप में, तो क्या होता है, हिमालय से, यहां क्या है, अंडरलाइन किया जाएगा, हिमालय से, और यहां पर आपादान कारक, बिल्कुल अलगाव हो रहा है, बिल्कुल पृथकता का भाव है यहां पर। नेक्स्ट, पांचवा हम लोग पढ़ चुके, आपादान कारक। इसके बाद संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये तीन अभी पढ़ लेते। और तीनों का एग्जाम्पल देखिए। संबंध, संबंध कारक, ये छठा है। संबंध कारक में हमने आपको बताया यहां, और सारे कारक में संबंध और संबोधन, दो कारकों का कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता हूं। तो यहां इसमें संबंध कारक का मतलब है कि एक क्रिया के साथ संबंध नहीं है, अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ संबंध है भाई, अन्य शब्दों के साथ, शब्दों के साथ। अब इसमें लिख देते हैं तो अन्य शब्द की वाक्य में प्रयोग किए गए अन्य शब्द में क्रिया भी आ जाते हैं, इसलिए इसको लिख देते हैं क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर। अब क्रिया को छोड़ दिया, इसके बाद जो शब्द हैं उसी में संबंध कारक दिखता है। जैसे संबंध का चिन्ह मैं बता दूं, का, के, की, संबंध का चिन्ह। एग्जाम्पल मैं देता हूं, राम का पुत्र, राम का पुत्र, श्याम की मां, ये श्याम की मां है। अब देखिए यहां पर सोहन के पिता, सोहन के पिता, यहां पर का, के और की, ये तीनों में हमने का, के, की संबंध कारक का है। यहां क्रिया से संबंध नहीं है। यहां राम का पुत्र, राम और पुत्र का संबंध, और ये चिन्ह का चिन्ह स्पष्ट करता है संबंध का। यहां की चिन्ह है और यहां के चिन्ह। हमने स्पष्ट किया कि अन्य शब्दों के साथ संबंध रखता हूं, ऐसा कारक संबंध कारक कहलाता है। क्रिया के साथ यह संबंध नहीं रखता। दो कारक हैं जो क्रिया के साथ संबंध नहीं रखते। बार बार कभी कभी पूछ दिया गया ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, संबंध कारक के संबंध में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के द्वारा ही पूछ दिया आपसे, या ऐसे सर्वनाम का नाम चयन करें, चुनाव करें जो क्रिया के साथ संबंध नहीं रखते, अन्य शब्द के साथ संबंध रखते हैं, अन्य शब्दों के साथ रखते हैं। उसमें संबंध कारक या संबोधन कारक दो ही होते हैं, और बाकी जितने सारे कारक हैं, कारक के टाइप्स हैं, वो क्रिया के साथ संबंध रखते हैं। तो चलिए इसको हमने बताया आपको।
चिन्ह पहले भी बता चुके हैं और लिखते जा रहे हैं, और चिन्ह का 2-3 नाम भी हमने बताया, विभक्ति चिन्ह और उसके बाद परसर्ग प्रत्यय, ये सारी चीजों की चर्चा हमने करी। तो नेक्स्ट जो है आपका अधिकरण। अब यहां पर अधिकरण की चर्चा करेंगे। अधिकरण का अधिकरण 7वां है अधिकरण। और इसमें क्या होता है, तो क्रिया का आधार, यहां पर है क्रिया का आधार। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्रिया का आधार कहां पर है, क्रिया कहां हो रही है। अब मैं कहूं किताब मेज पर है, मेज पर है। अब यहां आप देखिए इसका चिन्ह होता है में पर। अब यही आधार है, किताब कहां है, मेज पर, पर चिन्ह लगा हुआ है। इसी आधार पर वर्क हो रहा है। वर्क कहां पर हो रहा है, मेज पर ही। मैं कहूं कि सोहन कमरे में है, सोहन कमरे में है। यहां कमरे में अंडरलाइन कर दिया। अब यहां आप ही से पूछता है, ये दोनों अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक, यहां अधिकरण कारक। यानी कहने का मतलब कि यह आधार है और जहां काम किया जा रहा है, जिस पर काम किया जा रहा हो और जहां काम किया जा रहा हो, वही इसका बेस है। क्रिया का बेस ही समझिए कि अधिकरण जो होता है वह क्रिया का बेस होता है, यहीं पर काम किया जाता है। और संबोधन लास्ट है, संबोधन। संबोधन इसमें क्या है कि पुकारने का काम होता है, पुकारने का काम। अब इसमें पुकारने का काम होता है, किसी को आप बुला रहे हैं, तो इस तरह से उसको संकेत कर रहे, अरे तुम कहां जा रहे हो, अरे तुम इधर आ गए। इस तरह से आप उसको पुकारने का संबोधन कर रहे हैं, उसको संकेत कर रहे हैं। शाबाश, तूने कमाल किया। अब ये चीज उस व्यक्ति को आप संबोधित करें। अब यहां संबोधन की चर्चा कर रहे थे, और संबोधन में हे, अरे, हे, अजी, अगर मैं कहूं कि हे राम, आपने तो उस निर्धन को धनवान बना दिया, तो यहां संबोधन की चर्चा होगी।
तो जहां संबोधन की बात हो, और ये संबोधन क्रिया के साथ नहीं होता, हमने कहा कि दो चीज, संबंध और संबोधन, अन्य शब्दों के साथ, क्रिया को छोड़कर ये बात जो बताए हैं ये संबंध और संबोधन दोनों के लिए। अधिकरण तो क्रिया के साथ ही काम करता है, क्रिया का ही बेस है, क्रिया का ही आधार है, इस पर क्रिया की जाती है और क्रिया करने वाला आपको समझ में आ गया। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप होता है वह है। खास करके इससे जो सवाल आपके पूछे जाते हैं वो वाक्य आपको दे दिए जाएंगे और वाक्य में अंडरलाइन कर दिए जाएंगे, रेखांकित मतलब पूछा जाएगा आपसे कि रेखांकित शब्द में कौन से कारक है। अगर कारक के आठों भेद को आप जान रहे हो तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हो। मैं एक शॉर्टकट इस पर सोच रहा हूं कि एक शॉर्टकट कारक तालिका आपके समक्ष रख दूं जहां सारी चीजों का पॉइंटली जिक्र हो। ये तो ऐसे विशेष रूप से इसकी परिभाषा उदाहरण के साथ हमने पढ़ाया, यहां पर बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।